पुछ दी। ये जो आकृति हीर है, इसको मैं शुरू से छोटे से ही जानता हूँ और शुरू से ये कुछ अलग नेचर की रही है, साहसी है। चाहे इसका एनएसएस का प्रोग्राम होता था, चाहे स्कूल में कोई कल्चर प्रोग्राम होता था, स्पोर्ट्स का था, सबसे आगे फ्रंट में मैंने इसको एज ए गाइड के तौर पर देखा हुआ है। बचपन से उसको शौक था कि मैं बाहर घूमूं, बाहर जाऊं और कुछ करके दिखाऊं अपने पिताजी के लिए। आई टेल यू, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस छोटे से गांव से आकृति हीर एक इतने बड़े मुकाम पे पहुंचेगी। मैंने अपने पर्वतारोहण की शुरुआत 2012 से गंगोत्री पीक को क्लाइंब करके की थी। मैंने उत्तराखंड में ट्रेनिंग ली इसके लिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसके लिए मुझे एनसीसी ने स्पॉन्सर किया था। मेरे पास फटे हुए जूते थे, मुझे आज भी याद है, लेकिन मेरे अंदर, क्योंकि वो मेरा पर्वतारोहण का एक सबसे पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको फेस करना चाहती थी और उसी के बाद पर्वतारोहण मेरा जुनून बन गया। मैंने 7 पर्वत चोटियों को क्लाइंब करने का निर्णय लिया। आकृति ने एक इच्छा जाहिर की थी। जब भी हम कोई काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें ये काम करना है, उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उस काम को पूरा करने के लिए: डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड करेज। ये डे 1 से ही आकृति में मैं देख रहा हूँ, जब से मैं आकृति से मिला हूँ। देश के प्रति जो इसके एक मन में एक प्रेरणा थी कि मैं भारत का झंडा जाकर माउंट एल्ब्रू पर जो है गाड़ूं, तो मैं मना नहीं कर सका। हर बाप अपनी बच्ची के लिए तो डरता है, लेकिन जब मैंने ही ठान लिया था, तो फिर पापा को मैंने मना लिया इस चीज़ के लिए। नहीं, मैं करना चाहती हूँ और मैं इस चीज़ को करके ही वापस लौटूंगी। मेरे को याद आ रहा है आज भी, बहुत कम समय रह गया था, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात कृष्ण जी की है, जिन्होंने बेसिकली ये सब कुछ अरेंज किया। जो इनके पिताजी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे लोन लेके उसको आकृति हीर को सफल बनाया है। वो लोन से ही वो फाइनेंशियल अरेंज हुए थे जिससे आकृति रशिया में जा सकती। सबसे बड़ी बात ये थी कि पापा ने मेरे ऊपर विश्वास किया। जब ये गई है अपने रशिया, तो मैं इसको एयरपोर्ट पे जब छोड़ने गया था, तो मैंने फिर वापस घर आना था, तो मैं सो नहीं पाया था बस में। अकेली बेटी ने जाना है वहाँ पे इतनी दूर, एंड यू नो माहौल और वेदर, उसकी सेहत, क्योंकि अपने इसकी 12:30 पे फ्लाइट थी, तो मैं उस बस में जो 3 बजे तक रोता हुआ वापस घर आ रहा था, तो मैं रो ही रहा था कि बच्ची चली गई है, अब पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा। तो वो मेरे को आज भी जो लगता है कि यार, फिर भी मैंने हौसला करके जो अपनी बच्ची को जो भेजा था। सॉरी। हमने लोन लिया भी, मैं उस लोन को भर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है। अभी मैं धर्मशाला के त्रियुंड पीक को क्लाइंब करने के लिए जा रही हूँ और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का रहा है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं एक गांव से यूरोप कैसे पहुंचती हूँ। माउंट एल्ब्रस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 18,510 फीट है और -40 डिग्री टेम्परेचर था। हमारे ग्रुप में 25 लोग थे कुल, जो माउंट एल्ब्रस को फतेह करने के लिए जा रहे थे। और इतना वो तेज़ हवाओं, सनबर्न, पूरा बॉडी से खून आने लगता है, क्रेवासिस, एवलांचेस, बर्फ़ का गिरना, इस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं और कई लोगों की तो डेथ्स भी हो जाती हैं। खाई है दोनों तरफ, बहुत गहरा खाई है। मैं आपको बताऊं, मैं 20 टाइम्स फॉल हुई नीचे और फिर ऊपर आना हो सका। 20 टाइम तो नीचे फॉल हुई अलग अलग जगह पे, फिर से चढ़ के ऊपर आए और नीचे कितनी गहरी खाई कि अगर कोई गिरेगा वो मर जाएगा। तो कैसे मैनेज किया फिर आपने? कैसे मैंने उन चीज़ों को फेस किया, उनके मुझे, क्योंकि मैंने कर लिया।
ये एक रात की बात है कि हम जब अपने बेस कैंप में थे, बेस कैंप से कुछ जो पीक है, माउंट एवरेस्ट पीक जो है वो दिखाई देता है। उस समय एक रेड लाइट दिख रही थी। तो रेड लाइट इशारा होता है मौत का। एक जब सब लोग चल रहे हैं, हेड टॉर्च सबका ऑन है, और रेड लाइट एक जगह जब मैंने देखी और मेरी साथी ने देखी तो हम लोग दंग रह गए। लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए हम अगले दिन चढ़े। एक समय तो ऐसा आया कि मैं रास्ता भटक गई। मैं एक जगह बैठ गई कि मेरी बॉडी जो है काम नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी, ऐसा थोड़ा पागलपन सा आ रहा था। लेकिन अचानक से जब 20 मिनट बाद मैं शांत हुई, थोड़ा मैं ठीक हुई, तो मैंने खुद को काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे माता पिता ने इसके लिए बहुत खर्चा उठाया है। मुझे मेरे देश के लिए करना है, गांव के लिए करना है, और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके लिए करना है। और इन सब का सोचते हुए और उस हर एक स्थिति का सामना करते हुए मैंने जब उस चोटी पे अपने भारत देश के तिरंगे झंडे को फहराया, मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। जो उस बच्ची ने एक जज्बा लेके चली थी उसको पूरा किया। और जब वो वापस आई तो मुंह सारा लाल हुआ पड़ा था, ब्लड निकल रहा था। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। आकृति हीर ने जो फतेह हासिल किया बहुत बड़ी बात है। अब जो एवरेस्ट की बात है, एवरेस्ट में आई थिंक अराउंड 20 लाख खर्चा आ जाता है अगर किसी इंडिविजुअल ने वहाँ पे जाना है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी रकम है। और एवरेस्ट के लिए इतना खर्चा इसीलिए आता है क्योंकि इसका इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, पर्वतारोहण का जो एक जूता है वो 1 लाख रुपए का एक जूता आता है। इनके पिता जो है वो इतना खर्चा वो उठा नहीं सकते, तो मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ जिससे भी जितनी भी मदद हो सकती है इस बेटी की जो है वो मदद जरूर करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई लोग आगे आएँ, कोई संस्थाएं आगे आएँ और आकृति की जो मदद करें, ताकि इसका जो सपना है देश का झंडा जो एवरेस्ट पे गाड़ने का और दुनिया के 7 समिट करने का, वो कम पूरा हो सके। माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करने के लिए मुझे प्राइड ऑफ हिमाचल, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ पठानकोट, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन मुझे आर्थिक सहायता किसी ने नहीं दी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आकृति हीर है वो एवरेस्ट में भी जाके हम अपना झंडा गाड़े और सलियाली का नाम जो है वो रोशन करें। मैं पेरेंट्स, उन अभिभावकों से, उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करें। कभी भी बेटियों को जो बेटों से कम मत समझिएगा। उनको प्रोत्साहित करें और उनको सहयोग करें। जो आकृति दीदी ने काम किया है उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनके जैसा कोई काम करके बताएं। कई और भी लड़कियां ऐसा चाहती हैं कि हम भी उनसे हम प्रेरणा सीखें, कोई शिक्षा सीखें। प्लीज़ मेरे सपनों को उड़ान दीजिए और मेरे इस टैलेंट को पहचान दीजिए ताकि मैं देश के नाम को रोशन कर सकूं।